दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हमारी क्लास होने वाली है पेपर 1 से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें। इनको देखेंगे हम। ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानेंगे, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट समझेंगे। देन हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जो वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग बनाती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती हैं। नाइट्रोजन गैस हमारी 78% पाई जाती है। वायुमंडल का कितना परसेंट? 78% नाइट्रोजन गैस कवर करती है और 21% ऑक्सीजन गैस कवर करती है वायुमंडल का। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 78% पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%। ऑर्गन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.39%। ऑर्गन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है 0.39%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट है, तो कितने परसेंट है? 0.03% है। इन अन्य सभी गैसों के अलावा हमारे वायुमंडल में क्या क्या और पाया जाता है? धूल के छोटे छोटे कण भी हमारे वायुमंडल में मौजूद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। चलिए देखते हैं प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? विभिन्न प्रकार के धूल मिट्टी के कण, जलवाष्प और विभिन्न गैसों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर धूल मिट्टी के कण, जलवाष्प और विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बना होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। कितनी ग्रीन हाउस गैसेस हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई जो प्रमुख हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और सर्वाधिक हानिकारक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करती हैं। ठीक है, अब कैसे करती हैं चलिए समझते हैं। दिन के समय में जो सनलाइट पृथ्वी की सतह पर पड़ती है और पृथ्वी इसे एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? सनलाइट को पृथ्वी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। और सनलाइट पृथ्वी पर किस रूप में आती है? विकिरण यानी रेडिएशन के फॉर्म में आती है और पृथ्वी क्या करती है? इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। दिन के समय में पृथ्वी जो सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, जो सूर्य की एनर्जी पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है, रात के समय में क्या करती है? पृथ्वी इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने का काम करती है। एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देती है और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट धूल मिट्टी के कण, विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CFC हो गई, जलवाष्प हो गया, ये सब क्या करते हैं? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बची हुई एनर्जी कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है। इस प्रकार से क्या होता है? दिन और रात के टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करती हैं कौन सी गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस। गैसेस की मात्रा हमारी पृथ्वी पर अधिक हो जाती है, हमारे वायुमंडल में अधिक हो जाती है। जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CFC रेफ्रिजरेटर में यूज़ होने वाली CFC गैस की मात्रा जब हमारे वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में अधिक हो जाती है तो यहाँ से जो पृथ्वी हमारी हीट को रिलीज़ कर रही थी
वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, जलवाष्प की अगर अधिक मात्रा होगी, अगर ये अधिक मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाएंगे तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, पृथ्वी जो एनर्जी रिलीज़ करेगी रात के टाइम में वो पूरी एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और हीट को एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाने देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी पर टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अधिक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इससे उमस बढ़ जाएगी, उमस बढ़ जाएगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। जब हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस अधिक मात्रा में पाई जाती हैं या इनकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो पृथ्वी जो एनर्जी, जो सनलाइट एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करती है वो ये सभी गैसें क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी और इस एनर्जी को बाहर नहीं जाने देंगी, एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाने देंगी। तो स्वाभाविक बात है कि हमारा जो पृथ्वी है और हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे गर्मी का अनुभव होगा। क्या होगा, गर्मी का अनुभव होगा। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। जब बैलेंस मात्रा में एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस पाए जाएंगी तो हमारी पृथ्वी का दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है वो बैलेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसें बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण होती हैं। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, उसी में से ग्रीन हाउस गैसें भी पाई जाती हैं जो वायुमंडल में गर्मी को रोकने में सक्षम होती हैं। जो पृथ्वी हमारी रात के समय में एनर्जी रिलीज़ करती है उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, जिससे हमारी जो पृथ्वी जो होती है वो गर्म बनी रहती है, दिन और रात के टाइम ज़्यादा अंतर नहीं होता। अगर ऐसा ना हो, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ना पाई जाएं तो क्या होगा, दिन के टाइम तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और रात का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है, जिससे कि क्या होगा, पृथ्वी पर जीवन यापन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी वजह से ही पृथ्वी की सतह गर्म होती है। पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव, इसके सतह तापमान में होने वाले बदलाव इन गैसों के कारण ही होते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से जो एटमॉस्फेयर में पृथ्वी एनर्जी को रिलीज़ करती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख मूल कारण क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसें ही हैं। जब वातावरण में इन गैसों की बढ़ोतरी हो जाती है, जब हमारा एटमॉस्फेयर, जब बैलेंस मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं तो उसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी का दिन और रात का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा उसमें अंतर आ जाएगा और रात का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो सनलाइट पृथ्वी ने एब्जॉर्ब करी थी वो रात के टाइम पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर के बाहर रिलीज़ कर देगी। तो ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट अच्छा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, जब यही गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं, अधिक मात्रा में या बढ़ोतरी में हो जाती हैं, तो एटमॉस्फेयर में जो पृथ्वी हमारी रात के टाइम में एनर्जी रिलीज़ करती है, सनलाइट को रिलीज़ या रिफ्लेक्ट करती है, तो ये सभी गैसेस, धूल मिट्टी के कण उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पृथ्वी के बाहर नहीं जाने देते हैं। क्या करते हैं, पृथ्वी के बाहर नहीं जाने देते हैं, जिससे हम उमस या गर्मी को महसूस करते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट हमारे लिए अच्छा है अगर वो बैलेंस में हो। अगर वो गैसें बैलेंस में होती हैं तब हमारे लिए ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट अच्छा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो इसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। जब वातावरण में एक ग्लोबल वार्मिंग गैसेस बढ़ेंगी तो क्या होगा कि इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी और मौसम चक्र भी बदल जाता है। इससे क्या होता है कि मौसम चक्र भी बदल जाता है। ग्रीन हाउस गैसें जितनी अधिक होंगी, पृथ्वी की सतह का तापमान उतना अधिक हो जाएगा। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑब्वियस सी बात है कि हमारे एटमॉस्फेयर में अगर गैसें ज़्यादा हो जाएंगी, ग्रीन हाउस गैसेस अगर ज़्यादा हो जाएंगी, फैक्ट्रियों का यूज़ इतना हो रहा है तो उस वजह से गैसेस तो ज़्यादा हो ही गई, इसी वजह से कितनी ज़्यादा गर्मी अब पड़ने लगी है, दिन और रात के टेम्परेचर में अंतर आ गया है। तो ये सब किसके कारण आया है, हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ गई है, जिससे कि वो हीट जो पृथ्वी
एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर पाती थी, अब वो नहीं कर पाती है, क्योंकि ये सभी गैसें मिलकर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से ही इन सभी गैसों को मिलकर ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वातावरण में प्रकृति के रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस को अच्छे से याद रखना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है और कौन सी नहीं है, क्योंकि ये छांटने के लिए क्वेश्चन में आता है कि बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है और कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक रूप में वातावरण में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्रमुख गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन, जो कि धान की खेत से पाई जाती है, मीथेन। जल वाष्प, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फ्लोरीनीकृत गैसें, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आती हैं। और मानव निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानते हैं। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो मानव निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, क्या है? सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये सभी मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से वृद्धि के प्रमुख कारण हैं? औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में भरी हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली CFC गैस, ये सभी हमारे एटमॉस्फेयर में अधिक मात्रा में पाई जा रही हैं। इसी वजह से इनमें वृद्धि हुई है। नगरीकरण के चलते उपभोक्तावादी संस्कृत वाहनों में जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआं, वनों का विनाश, ये सभी क्या हैं? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस में होने वाली जो वृद्धि है उसका क्या है? ये सब प्रमुख कारण है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अगर टॉपिक पसंद आया हो तो आप सभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।